Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present fifth lecture on Vision IAS first test series. ठीक है, तो आज के जो 10 MCQs रहेंगे वो देख लेते हैं. पहला, which of the following cases may be considered as violation of fundamental rights granted under Article 19. देखिए आपको पता होगा जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है 12 आर्टिकल से लेके 35 तक. ठीक है, और जो आपका 19 है ना, आर्टिकल 19 वो फ्रीडम के साथ डील करता है, राइट टू फ्रीडम. ठीक है, अब जो आर्टिकल 19 में 6 तरह के आर्टिकल मेंशन है. ठीक है, उसमें पहले 7 थे बट राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत. ठीक है, तो अभी जो है टोटल 6 हैं. देखते हैं एक्चुअली एप्लीकेशन क्वेश्चन है, ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको जो पढ़ा आपने. ठीक है, प्रोहिबिटिंग वुमेन फ्रॉम ओपनिंग अप अ न्यू IT ऑफिस. ओके, देखते हैं. फोर्सिंग पीपल फ्रॉम सर्टन कास्ट टू परफॉर्म ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, मतलब लोगों को उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से करने के लिए मना करना. ठीक है, एंड डिनाइल ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट. देखिए यहाँ से तो क्लियर होता है राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि एक्ट आया था 2005 में. ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज A, जो कि कहता है एवरीवन शुड हैव अ राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो उसी के अंदर, उसी की एम्बिट के अंदर ये डाला गया है. क्या? राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही के अंदर ही क्या डाला गया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बताया गया है. आपको पता होगा ना RTI के बारे में, RTI डालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, तो वही चीज़ है. तो ये भी इसका आंसर रहेगा. डिनाइल ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये भी 19 के अंदर आएगा. ठीक है, और फोर्सिंग पीपल फ्रॉम सर्टन कास्ट टू परफॉर्म ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. देखिए जैसे कि ये आपके आर्टिकल्स हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) क्लोज 1 सब क्लोज A, जैसे मैंने बता दिया RTI. ठीक है, असेंबल इन अ पीसफुल मैनर एंड फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस. देखिए इन दोनों को मिला के अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फार्मर कैन कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट until they don't get into the violent activities. ठीक है, तो पीसफुल मैनर में कर सकते हो, जैसे फार्मर्स अभी जुड़े हुए हैं अपने मांगे मनवाने के लिए, और ये दोनों का मिक्सचर है राइट टू प्रोटेस्ट. ठीक है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट. ओके, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, जैसे कि फार्मर्स की यूनियंस बनती हैं, ट्रेड यूनियंस बनती हैं, तो वो भी अधिकार है हमारे आर्टिकल 19 में. और इसमें कहा गया है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, मतलब आप अगर इंडिया के सिटीज़न हैं तो आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं. ये एक्चुअली 2 तरह की मूवमेंट के बारे में बताता है, मतलब रिजाइड रह सकते हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट. ठीक है, टेम्परेरी मतलब आप कहीं पे घूमने गए और होटल वगैरह में रहने लग पड़े, दैट इज़ टेम्परेरी. ए परमानेंट वहाँ पे आपने ज़मीन ली और घर बना दिया. बट होल आर्टिकल 19 इज़ नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, मतलब ऐसा है कि इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं एज़ पर द गवर्नमेंट अगर चाहे तो. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन होंगी, तब वो उनको मान्य माना जाएगा. और प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पहले ऑप्शन में दिया था प्रोहिबिटिंग वुमेन फ्रॉम गेटिंग ओपनिंग अप अ IT ऑफिस. तो भाई साहब ये तो आर्टिकल 19 का वायलेशन है ना, कि आप ऑक्यूपेशन कोई प्रोफेशन नहीं करने दे रहे हो. वो जो लड़की है वो IT में अपना फ्यूचर देख रही है. ठीक है, तो उसको ऑक्यूपेशन बनाना चाहिए, प्रोफेशन बनाना चाहिए, तो दैट इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19. जो और क्या था B ऑप्शन, हाँ, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. देखिए ऐसा है कि जो देखिए ना आर्टिकल 19(1)
सब क्लोज 1 जी, प्रैक्टिसेस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये तो हो गया जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। अब ऑक्यूपेशन, वुमेन वाली बात कर दी इन्होंने, फंडामेंटल राइट वाली बात कर दी, एंड दिस वाज होल, ठीक है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय स्टेट। ओके, तो कोई भी हमारा जो फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट नहीं है एंड क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम पॉलिटिकल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी। आपके GS 2 में प्रेशर ग्रुप वाला कंसेप्ट है, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता और इस शब्द से आप अपना एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप आंसर ढूंढ लेंगे। पार्टीज टेक पॉलिटिकल स्टांस वाइल प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट टेक पॉलिटिकल इश्यूज। ओके, देख लेते हैं। प्रेशर ग्रुप डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइल पार्टीज डू। ओके, pressure group do not seek to get into power while political parties do, this is right answer। देखिए, अगर जैसे कि आपकी अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है तो फार्मर्स की तरफ से कोई एक प्रेशर ग्रुप है, एक्टिविस्ट का मतलब जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए सोच रहा है, तो वो प्रेशराइज कर रहा है गवर्नमेंट को कि आप लॉज में चेंजेस लाइए, दैट इज़ प्रेशर ग्रुप। आप और इसका एग्जांपल देख सकते हैं फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, 1927 में आई थिंक बनी थी, और महात्मा गांधी जी ने, MG गांधी जी ने इसके लिए सजेस्ट करा था, ठीक है, किसको, GD बिरला को, कि आप फिकी जैसी ग्रुप को बनाइए, और ये पूरे जो इंडस्ट्री है उसकी वॉइस को उठाती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अपनी जो इन पूरी इंडस्ट्री की बात को रखती है और उस तरह से पॉलिसी बनती है। तो डेफिनेटली दिस इज़, इसमें पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये तो हो गया गलत। और प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू मोबिलाइज पीपल, ऑब्वियसली यार मोबिलाइज करेंगे ना, अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मोबिलाइज करा है ना उनको, तो वाइल्ड पार्टीज डू, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एंड क्यों पॉलिटिकल इश्यूज़ को क्यों नहीं लेंगी, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी आता है आपका प्रेशर ग्रुप। हाँ देखिए, जैसे मैंने फीकी का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ओके, पढ़ लीजिएगा इसको। एंथोरियम प्लांट ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़, मतलब अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए, इसका आंसर है ए, डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट नोन फॉर प्यूरिफाइंग सराउंडिंग एयर एंड रिमूव हार्मफुल एयरबोर्न केमिकल्स। देखिए, बहुत अच्छा प्लांट है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लांट है, जो कि एयरबोर्न केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल जो सराउंडिंग बन जाती है हमारे इधर आसपास, ठीक है, और उसको क्या करता है, प्यूरीफाई करता है यार। देखो, नेचर की रिस्पेक्ट करो। और दिस इज़ एंथोरियम प्लांट। अभी क्या हुआ, इसके 4 जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करी जाने की बात कर रही है, वो भी 4 वैराइटीज़ ऑफ एंथोरियम, वो भी किस चीज़ से, टिश्यू कल्चर टेक्निक से। देखिए, टिश्यू कल्चर का यहाँ पे मतलब है ग्रो, ठीक है, टिश्यू कल्चर मतलब जो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फूल उगा हुआ है, ये इसकी पत्तियाँ हैं, ठीक है, अब इसके टिश्यूज़ को लिया जाएगा, टिश्यूज़ को, या फिर इसके कोई ऑर्गन मीन्स इसकी टहनियाँ, तना, लीव्स, फ्लावर्स, उनको लिया जाएगा और एक मतलब लैब में जाके उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे जाएंगे उस हिसाब से, मतलब आर्टिफिशियली इसको ग्रो किया जाएगा, दैट इज़ टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। एंड ये देखिए कितने सारे प्यूरिफाई करता है एयरबोर्न केमिकल्स को, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टोल्यून, एक्साइलिन, एलर्जेंस, ठीक है। तो और नासा ने भी इसको क्या किस में डाला है, इन द लिस्ट ऑफ प्यूरीफायर प्लांट्स। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्या, एंथोरियम। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन, अभी तो आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में सुना होगा, 280 आर्टिकल, ठीक है, जो कि फाइनेंस कमीशन की बात करता है।
अब यहाँ पे बोला गया कि इसको कंसिडर करिए और ये बताइए कि इनमें से कौन सी सही है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हाँ, अगर आपने तुक्का भी लगाना हो तो लगा सकते हो इस पर। ऑब्वियसली स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करेगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 वाले फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती है। ठीक है, तो इट रिव्यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, जैसे कि अभी जो हमारा फाइनेंस कमीशन है NK सिंह, ठीक है, उनकी रिपोर्ट आई भी थी, तो इस चीज़ को पढ़िएगा। ठीक है, जो अभी फाइनेंस कमीशन है उनके बारे में। इट रिव्यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। यहाँ पे मान लीजिए स्टेट है, कौन सी मान लेते हैं हम, पंजाब है उसके और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, उनके बीच जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या पैसा, उसको क्या करती है, रिव्यू करती है, देखती है किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये भी देखती है कि रूरल मतलब पंचायत में एंड जो जैसे कि शहरों में क्या होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये किस बेस पे बनती हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से। म्यूनिसिपैलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, और इनमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये इन चीज़ों के बारे में भी ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये चेक करता है। ऑप्शन 2 इज़ राइट। द मेंबर ऑफ कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ भी बात नहीं कही गई है। एक्चुअली 243 आई इस आर्टिकल में इस स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र करा गया है। और आपको पता है 243 आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है, ये 73rd ने 74th जो हुई थी, क्या डाला था उन्होंने, 73rd ने 11th शेड्यूल डाला था एंड इसने 74th ने 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला था। तो दिस वाज ओके, ठीक है, और नो रिस्ट्रिक्शन एंड हाँ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रीअपॉइंट हो सकता है मेंबर ऑफ द कमीशन, याद रखिएगा इन चीज़ों को। अगला, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोला जाता है, हमने बोरो करा हुआ है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बहुत सारे फीचर्स को क्या करा है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उनसे उठाया गया है। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बट एवर यू से, बट स्टिल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छा है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को बनाए रखा है और अभी भी हम यूनाइट है। दैट इज़ द बिग थिंग। इवन कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, फॉरेनर्स थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये थोड़े दिन ही टिकने वाली कंट्री है, बट स्टिल अभी थोड़े टाइम में 75 साल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो देखिए क्या होता है आगे। एंड क्या कहा गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर की अपॉइंटमेंट। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, एक गवर्नर ऑफिस की बात करी जाती है ना, एक अपॉइंटमेंट की बात करी जाती है, ठीक है। जो गवर्नर का ऑफिस लिया गया है ना, वो कहाँ से लिया गया है, 1935 एक्ट के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1935, उससे लिया गया है। बट अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, क्वाजी फेडरल मतलब पूरा फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल है, वो भी कनाडा वाला ही सिस्टम लिया गया है। एंड अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कौन बुलाता है जॉइंट सिटिंग, प्रेसिडेंट, ठीक है। जॉइंट सिटिंग, और जॉइंट सिटिंग जो बुलाते हैं प्रेसिडेंट, वो जो लिया गया है कंसेप्ट, वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, बिल्कुल सही। और आपको पता है ऑर्डिनरी बिल में ऐसा होता है, जॉइंट सिटिंग, जब दोनों हाउसेस जो हैं लोकसभा एंड राज्यसभा किसी बिल पे सहमति नहीं हो पाती है, तो अदरवाइज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं उन पे क्या नहीं, जॉइंट सिटिंग नहीं की जा सकती। तो ये भी सही है, पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ये यूएसएसआर से नहीं लिया गया है, ठीक है। ये जो ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ज़रूर यहाँ से ली गई हैं,
तो आप पक्का जाके इन चीज़ों के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, हाँ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 108 किसके बारे में बात करता है, ज्वाइंट सिटी के बारे में, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर किस में बताई गई है, आर्टिकल 155 में, ओके। और आपको पता ही है DPSP कौन सा है, पार्ट 4, एंड आर्टिकल 36 to 51, और 51A किसके बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और पार्ट 4A कहलाता है ये, ठीक है। जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता था, मोंटेग्यू केम्सफोर्ड एक्ट 1919, ओके। और जो मोंटेग्यू थे वो थे क्या, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड केम्सफोर्ड क्या थे, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। 1916 से 1921 तक रहे थे। अगर मैं गलत रहूँगा तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 1916 से 1921 तो देखिए ऐसा था कि जब 1917 के आसपास एक रिपोर्ट आई थी, हाँ 1917 के आसपास एक रिपोर्ट आई, और उसमें कहा गया कि यस वी वांट टू डिसेंट्रलाइज एंड वांट टू गिव द होल पावर ऑफ टू गवर्निंग दिस कंट्री इन अ स्लो प्रोसेस। स्लो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पावर्स दे देंगे ताकि आप सीख जाओ कैसे कंट्री को गवर्न करना है। बट वो थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में थे। बट क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, आपको पता ही है। फिर 1947 के आसपास, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास उनको लगने पड़ा था कि इंडिया वाले नहीं मानेंगे, इंडिया वाले बहुत शातिर हो गए हैं, बहुत कुछ सीख गए हमसे, ठीक है। तो ये काम नहीं चल पाया। अब देख लेते हैं इसमें, इस एक्ट में से क्या क्या बातें सही हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन, वेरी राइट, ठीक है। और ये जो 1919 में आया था ना, बट 1921 में लागू किया गया था, ठीक है। और 1926 आई थिंक, यस 1926 में क्या किया गया था, 1926 में ही आपकी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, ठीक है। सेंट्रल जो आपका UPSC आप सुनते हो ना, वही है ये जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज वाले सिस्टम 1926 में चल पड़ा था। वैसे तो वो पहले से ही था, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, अनकोऑर्डिनेटेड, दैट वी विल नॉट गो एट दैट पॉइंट। अभी हम नहीं जाएंगे उस डिस्कशन पे, बट अभी के लिए आप ऐसा याद रख लीजिए। इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शंस, वेरी राइट, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन वाली बात इसमें हुई थी। पहले भी इलेक्शन हो रहे थे बट वो इनडायरेक्ट थे, याद रखिएगा। डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। दिस इज़ रॉन्ग यार, डिप्रेस्ड क्लासेस की बात नहीं हुई थी। देखिए मुस्लिम्स को 1919 में दे दिया गया था क्या, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब उनके बंदे ही, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका एक बंदा खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 बंदे खड़े हो गए मुस्लिम, और उनमें से कोई एक चुनना जाएगा, वो भी किसी के द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा, ठीक है। दैट इज़ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं था 1919 में। किन के लिए, सिखों को, फिर आपके एंग्लो इंडियंस को, इनको दे दिया गया था। जैसे कि देख लेते हैं अभी, ये आपका, हाँ, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, बट नॉट द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। सिखों को भी दिया गया था। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द डायकी स्कीम फॉर द गवर्नेंस इन द प्रोविंसेस, दैट इज़ राइट, ठीक है। 14124 ऑप्शन डी इज़ राइट। अब डायकी क्या है, देखिए डायकी मतलब जो आप अभी देखते हो ना, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो मतलब जिसमें कि यूनियन लिस्ट बनाई गई है, सेंट्रल लिस्ट, वैसे ही प्रोविंशियल लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट बनाई गई थी। और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी ना, प्रोविंशियल, ठीक है, उसमें भी 2 तरह के सब्जेक्ट डाल दिए गए थे, ट्रांसफर्ड, ठीक है, एंड सेकंड वन वाज रिजर्व्ड, ठीक है। अब जो ट्रांसफर्ड थे,
इनमें क्या होता था, जो रिजर्व थे इनमें जो वाइसरॉय होता था ना, वाइसरॉय वो अपनी काउंसिल के साथ जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उस पर डिस्कशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस उसकी तरह जो भी इस रिजर्व लिस्ट में टॉपिक्स होंगे उनको कौन देखेगी, वाइसरॉय और उसकी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। बट इसमें ट्रांसफ़र में क्या होता था कि जो वाइसरॉय होता था वो किसके साथ मिलकर डिसीजन लेता था, जो प्रोविंशियली इलेक्ट होके आते थे ना रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करता था। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर, ठीक है, अभी एक्चुअली इसको 90 साल हो चुके हैं, मतलब 1930 के आसपास ऐसा मैसेकर हुआ था। जैसे कि आपका जलियांवाला कांड हुआ था ना, वैसा ही वाला है ये, 1930 के आसपास हुआ। बट इट बिलोंग्स टू खुदाई खिदमतगार। देखो, जो खुदाई खिदमतगार शुरुआत में जैसे कि बना था, ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी, ठीक है, जो कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी। आपका ये जो इंडिया है ना, जैसे कि ठीक है, अभी जैसे कि आपका पाकिस्तान आ जाता है ना, पाकिस्तान ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला हिस्सा जो था ना, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता था, NWFP, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। तो ऐसा था, वहाँ पे क्या था, एक आपने इनका नाम सुना होगा, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिनको बच्चा खान भी कहा जाता था वहाँ पे, पश्तून बच्चा खान, ठीक है। पहले ये क्या थी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी, बट आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिशर्स का रूल था इनको पसंद नहीं आया, तो इसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। तो जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी क्यों कहा जाता था। जो रिफॉर्म, ये जो आपकी रिसेंटमेंट, मतलब ये जो मूवमेंट चलाई थी, आंदोलन चलाया गया था, वो गांधी जी की जैसे कि नॉन वायलेंट मीन्स कि मतलब दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, उस बेसिस पे चलाया था अब्दुल गफ्फार खान जी ने। तो इसलिए इनको फ्रंटियर, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला नाम चका और गांधी का नाम जोड़ दिया, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाने लगा इनको, ठीक है। बट क्या हुआ फिर, इनके अंग्रेज़ तो आपको पता ही थे, अंग्रेज़ फूट डलवाने में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने पॉलिटिकली ये जो ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, खुदाई खिदमतगार का, तो इनको ना कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया और कुछ लोगों को एग्ज़ाइल में भेज दिया, मतलब बनवास टाइप, ठीक है। तो ये वीक होने लग पड़ी, इन्होंने शरण लेने की कोशिश करी, किसकी, मुस्लिम लीग की, ठीक है, इन्होंने मना कर दिया। फिर इनके पास क्या ऑप्शन बचा, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये ऐसा सीन था। बट 1930 में क्या हुआ था, जब इनके अब्दुल गफ्फार खान, इनकी बहुत अच्छी इमेज थी, इनको अरेस्ट करने की कोशिश करी गई, कहाँ पे, आपकी पख्तून, वेट फॉर अ मिनट, जो कि पेशावर में, हाँ, पेशावर में इनको अरेस्ट करा गया। उसी शाम क्या हुआ, पेशावर में जो एक किस्सा खवानी बाज़ार था, वो उसी के आसपास था आपका पेशावर में। वहाँ पे ना लोग बहुत भीड़ में आने लग पड़े, प्रोटेस्ट करने लग पड़े, तो अंग्रेज़ों का दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने दनादन जो उनके पास व्हीकल थे उन पे रैम कर दिया, उनको जो भी सामने आ रहा था बहुत बुरी तरह से मारा, ठीक है। इवन की जो आपकी गढ़वाल प्लेटून्स थी, है ना, जो उनके पास सेना थी, उनको ऐसा अभी रिसर्च के माध्यम से बोला जाता है कि उनको भी बुलाया गया था कि ओपन फायर करने के लिए, बट एक अच्छी सेना होने के कारण उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया था कि वी विल नॉट ओपन फायर ऑन द पीपल, दोज जिनके पास वो एक्चुअली अनआर्म्ड है, ठीक है। तो ये हुआ था और बहुत सारे लोगों को मार गिराया था, ठीक है। और ये जो खुदाई खिदमतगार, ठीक है, और इसमें जो रेड शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, हाँ, सुर्ख पोश एंड रेड शर्ट, और जैसे मैंने पूरी कहानी बताई ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, हाँ।
जो रेड शर्ट की वो पहनते थे यूनिफॉर्म बंदे, और जो वुमेन थी वो ब्लैक गारमेंट्स। हाँ, देख लीजिएगा और अगर कोई पॉइंट बचा हो तो। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसा था कि जब इंडिया के पार्टीशन होने की बात हुई ना, तो खुदाई खिदमतगारों ने ना इंडिया की पार्टीशन जो है उसको अपोज करा था, उसको बोला कि नहीं होनी चाहिए। और फिर आईएनसी और ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक साथ, मतलब उनके साथ खड़े हो गए, और लाहौर रेजोल्यूशन, यही रीज़न है, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन फजलुल हक इनके द्वारा पेश करा गया था, लाहौर रेजोल्यूशन, जिसने कि नींव रखी किस चीज़ की, ये जो टू कंट्रीज़ बन गई ना, इंडिया पाकिस्तान, ये लाहौर रेजोल्यूशन है, ठीक है। यही जिसने बेस रखी 2 कंट्रीज़ बनने की। और इन्होंने जो खुदाई खिदमतगारों ने इस चीज़ का अपोज भी करा था कि नहीं। और जब बाद में इसको जब बंट भी गया तो इनका क्या था कि हमारी अलग ही कंट्री बननी चाहिए, बट ब्रिटिशर्स ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के बारे में, और फिर कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी। भाई साहब, यूपीएससी ड्रीम है ना, यूपीएससी क्लियर करना, तो यही इसके बारे में ही क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ यूपीएससी। ओके, देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन द कंडीशन एंड सर्विसेज ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स। एक्चुअली दिस इज राइट, ठीक है। द ग्राउंड ऑफ रिमूवल एंड मैनर ऑफ रिमूवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ऑल्सो राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द स्ट्रेंथ। एक्चुअली स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई नहीं करा गया है, और आपको पता है मैक्सिमम ईयर 65 होती है, जो और टेन्यूर 6 ईयर्स का है इसमें, और कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। हाँ, एक ये है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर जो होंगे वो कम से कम 10 ईयर्स तक कहाँ पे काम कर चुके होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुके होने चाहिए, यही एक कंडीशन है। और देख लेते हैं। हाँ, आर्टिकल 315 प्रोवाइड्स यूपीएससी, याद रखिएगा ये इस आर्टिकल को, एंड जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी की नहीं सुनती, अपनी मर्जी है उसकी, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है और अच्छे वे में कंडक्ट भी करवाती है एग्जामिनेशन को पैन इंडिया लेवल पे। आर्टिकल 316 कंसिस्ट चेयरमैन होना चाहिए और अदर मेंबर होने चाहिए, और ये कोई स्पेशल स्ट्रेंथ मेंशन नहीं है, जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल बताया गया था। ये डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट की, टाइम टू टाइम बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। एंड नो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब, प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विसेज 6 ईयर्स 65 ईयर्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपायरी एज, ठीक है, ये सब चीज़ें मेंशन हो गई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेरोगेटिव रिट्स। कितनी तरह की रिट्स होती हैं? 5 तरह की। 32 के अंदर मेंशन है रिट्स के बारे में। 32 राइट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट बाय आपके बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, तो उनके द्वारा इसको हार्ट एंड सोल ऑफ, क्योंकि विदाउट दिस आर्टिकल होल और जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बचता है, ठीक है। तो दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। देखिए, ये सभी जो 5 की 5 रिट्स है ना, उसमें अप्लाई नहीं होता ये प्राइवेट वाला सिस्टम, ठीक है। जो रिट्स होती हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के और डिफरेंट जैसे कि जुडिशरी वगैरह वगैरह, उनके हिसाब से मैंने आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, किस किस के खिलाफ ये अलग अलग तरह की रिट्स जारी हो सकती हैं। तो अभी के लिए वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा। रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक। देखिए, प्राइवेट अभी बता देता हूँ, जो आपकी फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस, वो इशू हो जाती है प्राइवेट के अगेंस्ट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ दोनों के अगेंस्ट। यहाँ पे अगर हेबियस कॉर्पस रिट होता ना तो ये स्टेटमेंट सही होनी थी, बट होल केसेस दिस इज़ रॉन्ग, ओके। एंड हाई कोर्ट्स और जो हाई कोर्ट्स हैव अ वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, देखिए, हाई कोर्ट्स हैव वाइडर रिट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइडर रिट। देखिए, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे इसके बारे में कि आपकी हाई कोर्ट की, देखिए आर्टिकल 32 के अंदर क्या है
कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी इंसान डायरेक्टली अगर उसके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। 226 आर्टिकल क्या कहता है कि आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। हाँ, और हाई कोर्ट है जो कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही रिट नहीं जारी कर सकता, और भी लीगली कोई राइट वायलेट हो जाता है उनके बारे में भी रिट्स इशू कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। इसलिए हाई कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन 2 इज राइट। बट देखिए ऐसा कि जो इस टेस्ट सीरीज में ऑप्शन ए को भी सही कहा गया है, तो मेरे हिसाब से तो देखिए ऐसा कि रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एंड रिट्स। यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर रिट, जैसे कि मैंने आपको बताया हेबियस कॉर्पस की बात करी होती, तो ये स्टेटमेंट सही होनी थी। बट रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी, तो मेरे हिसाब से तो ये तो गलत होना चाहिए ये स्टेटमेंट। बट इनके हिसाब से इन्होंने ऑप्शन 49 का सी ऑप्शन को क्लिक करा है। तो दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल एंड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दिस शुड बी रॉन्ग। अगर आपको कोई पर्सपेक्टिव है या आपके पास इसकी जस्टिफिकेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, द चाइल्ड ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स posted in India can acquire Indian citizenship by birth। देखिए पहली स्टेटमेंट तो गलत है। यहाँ पे कहा गया है कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया। अगर पहली बात तो एक तो उसके जो इंडियन डिप्लोमेट होएगा कोई और कंट्री का, तो कहाँ पे, एक तो उसके पास उसकी उधर की भी सिटीजनशिप है और यहाँ पे भी है, उसके बच्चे की हो जाएगी, मतलब डाइसेंट पे चलेगी नहीं है बाई बर्थ, तो ऐसा गलत है। और दूसरा, इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द टेरिटरी ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। दिस इज़ रॉन्ग। ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसमें एक्चुअली ऑर्डर पास करना पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किसके? 1955 जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इसके तहत। जैसे पुडुचेरी का केस हुआ था, ठीक है, जैसे ये आपको बताता हूँ। When Pondicherry became a part of India, the government of India issued citizenship Pondicherry Order 1962 under the Citizenship Act 1955। तो दूसरा, तो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाँ देखिए, बाय रजिस्ट्रेशन कोई इंसान क्या ले सकता है, आपके इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है अगर वो लगातार 7 साल के लिए इंडिया में रह रहा हो और उसने और ये जो प्री रिक्वेसाइट ये है कि 7 साल पहले उसने एप्लीकेशन भी फाइल कर दी होनी चाहिए सिटीजनशिप के लिए, और लगातार 7 साल रहने के बाद फिर वो इंडियन सिटीजन बन सकता है बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इंडिया चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी aliens can't acquire Indian citizenship by birth, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। आई थिंक फॉर टुडे इट इज़ इनफ। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे हेड।